नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 22 नवंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स पीडीएफ with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है एमपीएन एकेडमी की तरफ से जारी, इसकी पीडीएफ भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 में भारत का स्कोर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 67.35। जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने CCPI 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है। भारत को G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा गया है। भारत को 63 देशों की रैंकिंग में 8वां पोजीशन मिला है, 8th रैंक मिला है। वर्ष 2022 के CCPI में भारत का रैंक 10वां था। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। इस प्रकार से चौथे स्थान पर यानी टॉपर देश हो गया डेनमार्क और उसकी स्कोर थी 79.61। ये जो 63 देश हैं ये दुनिया के 92% से अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुमन बेरी नहीं है। बाकी 3 हैं, अरविंद विरमानी, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर VK सारस्वत। न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, यानी फुल टाइम मेंबर्स। इन्होंने 2007 से 2009 तक वित्त मंत्रालय में CEA के रूप में कार्य भी किया है। वर्तमान में जो अन्य सदस्य हैं वो हैं प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर VK सारस्वत और डॉक्टर VK पॉल। तो ये देखिए नीति आयोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है। चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं PM के द्वारा। वो कौन है उपाध्यक्ष? ये हैं सुमन बेरी। तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, फुल टाइम मेंबर नहीं हैं। उसके बाद आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और ये हैं परमेश्वरन अय्यर। उसके बाद आते हैं फुल टाइम मेंबर्स, उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर्स और फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। गवर्निंग काउंसिल में आते हैं सभी मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट कमीशन पैनल में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अचंत शरद कमल। इन्हें इस चुनाव में दूसरा सबसे अधिक वोट प्राप्त हुआ है, 187। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन के सदस्यों का चुनाव किया गया है। इसमें रोमानिया की एलिजाबेता समारा को सबसे अधिक 212 मत प्राप्त हुए हैं। शरद कमल के अलावा एशिया से चीन की लियू शिवेन है जिन्हें 153 वोट मिला है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संध्या देवनाथन। यह वर्तमान में एशिया प्रशांत के लिए मेटा के गेमिंग वर्टिकल की हेड हैं। कंपनी में करीब 3 साल बिताने के बाद संध्या देवनाथन मेटा इंडिया के शीर्ष पद पर नियुक्त हुई हैं भारत में। संध्या देवनाथन को मेटा के भारत में बिजनेस डेवलपमेंट और साथी भागीदारों और ग्राहकों की सेवा करने के लिए संगठन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में मेटा इंडिया के कंट्री हेड अजित मोहन ने मेटा को छोड़कर स्नैप इंक ज्वाइन कर लिया था और इस प्रकार से भारत के प्रमुख का पोस्ट खाली था जिसे संध्या देवनाथन ने फिल किया है। जनजाति आबादी को शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश।
यह अधिनियम विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर की है। इसके तहत ग्राम सभाओं को स्वशासन की अनुमति देना है। इसे राज्य के 89 आदिवासी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस,
पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हेतु वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता हाल ही में किस देश ने ग्रहण की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने 21 नवंबर को। यह समूह मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने टोक्यो में इस समूह की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता भी ग्रहण की। किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने ही इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी, जिसे रिकॉर्ड समय में बना के तैयार किया गया है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2022 में भारत की रैंक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 61। स्कोर रहा भारत का 51.19। इस रिपोर्ट को वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलांड्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। भारत ने अपनी स्थिति में 6 स्थानों का सुधार किया है। इस इंडेक्स में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में वार्षिक निवेश के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने ICT सेवा निर्यात में चौथा स्थान और AI वैज्ञानिक प्रकाशन में 5वां स्थान हासिल किया है। यूक्रेन और इंडोनेशिया के बाद निम्न मध्य आय वाले देशों के समूह में भारत 36 में से तीसरे स्थान पर है और टॉपर रहा है इस रैंक का USA। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय खिलाड़ी को मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर को मैत्री दूत नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में नीरज भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एथलीट आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में 6 बार की वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को सर्वसम्मति से चुना गया है। साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को चुना गया है। अन्य सदस्यों में गगन नारंग, PV सिंधु, ओलंपियन मीराबाई चानू, शिवा केशवन, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल, तलवारबाज भवानी देवी, रोवर बजरंग लाल और पूर्व शॉट पुटर ओम प्रकाश सिंह करहाना को भी पैनल में चुना गया है। लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में भारत को यह पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार देश में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़ करके 67% हो गई है। भारत में वर्तमान में 15 से 49 वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट कुल मांग 2015-16 में 66% से बढ़कर 2019-20 में 76% हो गई है। यह 2030 के लिए वैश्विक स्तर पर निर्धारित
75% के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य को पहले ही भारत पार कर चुका है। 76% आ गया है, 75% ही टारगेट था 2030 तक के लिए। तो इसीलिए भारत को यह पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला फाउंडेशन का पहला शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो दलाई लामा को 2020 में पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन यह उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण नहीं दिया जा सका। अब स्थिति सामान्य होने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा दलाई लामा को 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, जो कि था 2 अक्टूबर 2019 को, पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी। हाल ही में चर्चा में रही मैरी थार्प ने किस महासागर के ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। न्यूज में क्यों है? 21 नवंबर को एक इंटरैक्टिव गूगल डूडल ने मैरी थार्प के अग्रणी काम पर प्रकाश डाला। मैरी थार्प एक अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर थी, जिन्होंने 1950 के दशक में नक्शा बनाने के लिए भूविज्ञानी ब्रूस हेजन के साथ सहयोग किया। इनके काम से समुद्र तल की अधिक विस्तृत स्थलाकृति और बहुआयामी भौगोलिक परिदृश्य का पता चला था। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के दौरान किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिरंजीवी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के दौरान यह घोषणा की है। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तेलुगु और कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें तेलुगु सिनेमा में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। एकीकृत अग्नि शक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति मिसाइल शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया गया। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन एडनेक ग्रुप द्वारा एमिरेट्स न्यूज एजेंसी के सहयोग से 15 से 17 नवंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। यह एक सम्मेलन व प्रदर्शनी कांग्रेस है जो मीडिया क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों और अवसरों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसने 29 देशों के 170 से अधिक प्रसिद्ध मीडिया प्रतिष्ठानों और कंपनियों की मेजबानी की है। भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय की राजधानी शिलोंग में संपन्न हुआ। इसका आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ द्वारा पूर्वोत्तर ओलंपिक संघ के तत्वावधान में किया गया था। सप्ताह भर चलने वाले खेलों में मणिपुर कुल 240 पदक के साथ में पहले स्थान पर रहा, जिसमें 88 स्वर्ण पदक भी शामिल थे। असम ने कुल 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय सेना की पहली महिला सिपाही स्काई डाइवर कौन बनी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंजू नैन। हरियाणा की रहने वाली लांस नायक मंजू नैन ने भारत के सशस्त्र बलों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्नत हेलीकॉप्टर ALH से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। ध्रुव लांस नायक मंजू नैन सैन्य पुलिस कोर में तैनात हैं। इन्हें इसके लिए भारतीय सेना के एडवेंचर विंग की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग टीम ने प्रशिक्षित किया था। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरज भान। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NPS ट्रस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंधन का कार्य करता है। सूरज भान 2018 से ही NPS ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट का नाम क्या था, जिनका निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तबस्सुम गोविल। तबस्सुम गोविल का 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। इनका असली नाम किरण बाला सचदेव था। तबस्सुम ने
चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें मेरा सुहाग, बड़ी बहन, बैजू बावड़ा जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अभिनय किया और काफ़ी लोकप्रिय रही। और इनका दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन काफ़ी फेमस था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। 22वें फुटबॉल विश्व कप कतर में भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच 21 नवंबर को अल बायत स्टेडियम में खेला गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व कप की आधिकारिक शुरुआत की। फीफा दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। निम्न में से किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुण गोयल। पंजाब कैडर के फॉर्मर IAS ऑफिसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने 21 नवंबर को पदभार ग्रहण किया है। अरुण ने भारी उद्योग सचिव के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। सुशील चंद्रा मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद से चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ही शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 600 मेगावाट की कामेंग पनबिजली परियोजना राज्य के स्वामित्व वाली नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली इस परियोजना को लगभग 8,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह रन ऑफ द रिवर योजना कामेंग नदी की सहायक नदियों बिचौम और टेंगा नदियों के प्रवाह का उपयोग करती है। इसमें 2 बांध हैं और प्रत्येक वर्ष 3,353 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने के लिए प्रत्येक 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ इसमें लगी हैं। एशियन कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की अपने से बेहतर रैंकिंग की चेन सुयू को 4-3 से हराया था। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की चौथी वरीय सीमा इतो से हार गई और फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। इससे पहले मनिका बत्रा टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक के एकल राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी थी। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 8 से 22 नवंबर तक नेपाल में आमंत्रित निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने 16 नवंबर को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। यह अभियान साइबर क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त व कुशल बनाने हेतु एक अखिल भारतीय परियोजना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप किसी भी अवैध गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। PM मोदी ने नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर आधारित नो मनी फॉर टेरर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के ताज होटल में 18 से 19 नवंबर को आयोजित की गई। नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन अप्रैल 2018 में पेरिस में और नवंबर 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। आर्टेमिस 1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा ने 16 नवंबर को अपने तीसरे प्रयास में अपने आर्टेमिस 1 मिशन को चंद्रमा के लिए लॉन्च कर दिया है। यह 50 साल बाद नासा का कोई मून मिशन है। यह एक मानव रहित मून मिशन है। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह मिशन 32 मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम है।
इसका ओरियन कैप्सूल मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस कैप्सूल के 11 दिसंबर 2022 को पृथ्वी पर आने की उम्मीद है। ओरियन कैप्सूल के साथ 10 छोटे सैटेलाइट को भी भेजा गया है, जिन्हें क्यूबसैट्स नाम दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पहाड़ी दर्रा रेजांगला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। न्यूज में क्यों है? 18 नवंबर 2022 को रेजांगला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये घटना कब घटी थी? 18 नवंबर 1962। 1962 में कमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की चार्ली कंपनी यानी सी कंपनी ने लद्दाख के रेजांगला दर्रे पर चीनी हमले का मुकाबला किया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली सी कंपनी के 120 सैनिकों और अधिकारियों में से 114 की मौत हो गई थी। फिर भी वो दुश्मन के 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराने में कामयाब हुए थे। यह जो दर्रा है भारत के लद्दाख और चीनी प्रशासित स्पैंगुर झील बेसिन के बीच LAC पर 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस राज्य के सिलचर में पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 नवंबर को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। 3.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस नए परिसर का निर्माण 48 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस परिसर का विकास भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम NPCC द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।